कहानी कॉर्नर बाय एएस। दिलचस्प कहानियां। प्रेत बाधित घर की कहानी, द स्टोरी ऑफ द हॉन्टेड हाउस। एक समय की बात है, सारा और टॉम नाम का एक युवा जोड़ा था जो एक नया घर ढूंढ रहे थे। उन्हें एक पुराना वीरान घर मिला जिसके बारे में कहा जाता था कि वह प्रेत बाधित है। अफवाहों के बावजूद उन्होंने करीब से देखने का फैसला किया और वे तुरंत ही घर के आकर्षण और विशिष्टता से बंध गए। जैसे ही वे घर की खोज कर रहे थे, उन्होंने अजीब चीजें होते हुए देखी। दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो जाते थे और उन्हें दीवारों से अजीबोगरीब आवाजें आती थी। इन अशांत कर देने वाली घटनाओं के बावजूद उन्होंने घर को खरीदने और उसकी मरम्मत करने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही उन्होंने मरम्मत का काम शुरू किया, चीजें और भी बदतर होती गईं। सारा और टॉम लगातार अजीब और भयानक अनुभवों से घिरे रहते थे, जिसमें भूतिया परछाइयां और अनजानी आवाजें शामिल थीं। उन्होंने इन परेशानियों को नजरअंदाज करने और अपनी मरम्मत जारी रखने की कोशिश की, लेकिन भूतों का साया और भी तीव्र होता गया। एक रात सारा घर में अकेली थी और उसने अटारी एटिक से कदमों की आहट सुनी। वह सावधानी से सीढ़ियां चढ़ी, तभी उसने अपने सामने एक भूतिया आकृति को खड़ा पाया। उस भूत ने उसे बताया कि यह घर पवित्र मूल अमेरिकी भूमि पर बनाया गया था और उस भूमि की आत्माएं क्रोधित थीं। भूत ने उसे चेतावनी दी कि वह घर छोड़ दे, अन्यथा आत्माओं के प्रकोप का सामना करने का जोखिम उठाना पड़ेगा। सारा और टॉम ने भूत की चेतावनी पर ध्यान दिया और घर से भाग गए, फिर कभी नहीं लौटे। घर वीरान रहा और भूतों की अफवाहें बढ़ती गईं। आज भी यह घर उस क्षेत्र के सबसे प्रेतबाधित स्थानों में से एक कहा जाता है और जो लोग इसमें प्रवेश करने की हिम्मत करते हैं, उन्हें फिर कभी नहीं देखा या सुना जाता। और इस तरह प्रेतबाधित घर की कहानी जीवित है, जो उन खतरों की डरावनी याद दिलाती है जो अंधेरे में छिपे हो सकते हैं, और उन आत्माओं की जो हमें कब्र के पार भी डरा सकती है। क्या आप चाहेंगे कि इस कहानी को आगे बढ़ाया जाए या इसमें शामिल थीम पर चर्चा की जाए? निश्चित रूप से। चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सारा और टॉम के भाग जाने के बाद घर कुछ सालों तक वीरान पड़ा रहा। समय के साथ इस पर उगाई झाड़ियों ने इसे लगभग पूरी तरह से छिपा दिया और यह केवल एक डरावनी किंवदंती बनकर रह गया। स्थानीय लोग इसे श्रापित घर कहकर पुकारते थे और सूर्यास्त के बाद इसके पास से भी नहीं गुजरते थे। एक नए जिज्ञासु का आगमन, द अराइवल ऑफ अ न्यू क्यूरियस सोल, लगभग 5 साल बाद शहर में प्रतीक नाम का एक युवा संशयवादी स्केप्टिकल वास्तुकार आया। प्रतीक पुरानी इमारतों के इतिहास और वास्तुकला में गहरी रुचि रखता था। उसने एक स्थानीय कैफे में घर की कहानी सुनी, लेकिन उसने इसे केवल अतिरंजित लोक कथा मानकर खारिज कर दिया। प्रतीक को शहर में एक पुराना घर खरीदना था, उसे पुनर्स्थापित करना था और फिर उसे बेचकर मुनाफा कमाना था। जब उसे इस प्रेतबाधित घर का पता चला तो उसे लगा कि यह एक अविश्वसनीय मौका है। कोई भी इसे खरीदना नहीं चाहता था, इसलिए वह इसे बहुत कम कीमत पर प्राप्त कर सकता था। उसने कानूनी कागजी कार्रवाई पूरी की और एक धूप वाले दिन अपने औजारों और एक सहायक, जो थोड़ा डरा हुआ था, के साथ घर पहुंचा। प्रतीक ने मुख्य द्वार पर लगा जंग खाया ताला तोड़ा और अंदर कदम रखा। वहां ठंडी बासी हवा की एक लहर थी, जिसमें धूल और गीली मिट्टी की गंध मिली हुई थी। घर बाहर से जितना जर्जर दिख रहा था, अंदर से उतना ही शानदार था। उसे लगा कि यह चुनौतीपूर्ण जरूर होगा, लेकिन असंभव नहीं। दीवारों में छिपा राज, द सीक्रेट हिडन इन द वॉल्स। पहले कुछ हफ्तों तक सब कुछ शांतिपूर्ण रहा। प्रतीक ने भूतों की अफवाहों पर हंसते हुए काम तेजी से शुरू कर दिया। वह दीवारों से प्लास्टर हटा रहा था, पुरानी लकड़ी की मरम्मत कर रहा था। एक दोपहर जब वह दूसरी मंजिल पर एक जीर्ण शीर्ण कमरे की लकड़ी की पैनलिंग को उखाड़ रहा था, तो उसे एक छिपा हुआ खाली स्थान मिला। यह स्थान एक संकरी अलमारी जैसा था और उसके अंदर एक पुराना चमड़े का बस्ता रखा था। प्रतीक ने बस्ते को खोला। उसके अंदर कोई सोना चांदी नहीं था, बल्कि हाथ से लिखे दस्तावेज और एक अजीबोगरीब नक्काशीदार लकड़ी का टुकड़ा था। दस्तावेज घर के पहले मालिक द्वारा लिखे गए थे, जो 19वीं सदी के मध्य में वहां रहता था। ज्यों ही प्रतीक ने पांडुलिपियों को पढ़ना शुरू किया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया।
दस्तावेजों में क्रोधित आत्माओं या शापित भूमि का कोई जिक्र नहीं था, बल्कि एक जघन्य अपराध का उल्लेख था। पहले मालिक ने लिखा था कि उसने और उसके परिवार ने पैसे के लालच में पास के एक छोटे देशी कबीले के सदस्यों को धोखा दिया था और उनकी कीमती धार्मिक कलाकृतियों को चुरा लिया था। जब उन लोगों ने विरोध किया तो मालिक ने उन्हें घर की नींव के पास ही मार डाला और उनकी लाशों को छिपा दिया। उसने यह भी लिखा था कि उसने उस पवित्र कलाकृति को घर की संरचना के भीतर कहीं छिपा दिया है ताकि कोई उसे खोज न सके। यह पढ़कर प्रतीक का संशयवाद घृणित भय में बदल गया। यह आत्माएं भूमि के कारण क्रोधित नहीं थीं, वे न्याय की मांग कर रही थीं और वे कलाकृति अब भी कहीं घर के भीतर छिपी हुई थी। उसी क्षण अटारी से एक चीखने की आवाज आई, वैसी आवाज जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। प्रतीक ने ऊपर देखा। जिस जगह उसने लकड़ी की नक्काशी छोड़ी थी वहां से गहरा काला धुआं उठ रहा था। प्रतीक को अचानक लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसकी गर्दन पर एक ठंडी सांस पड़ रही है। आगे क्या होता है? क्या प्रतीक उन आत्माओं को शांति दिलाने की कोशिश करता है या वह भी सारा और टॉम की तरह भाग जाता है? ये कहानी और भी रोमांचक हो गई है। प्रतीक अब भूतों की कहानियों के पीछे का सच्चा भयावह इतिहास जानता है। पलायन या प्रायश्चित, फ्ली और अटोन। प्रतीक को अपने पीछे ठंडी सांस महसूस हुई जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने बिना मुड़े जमीन पर पड़े उस पुराने चमड़े के बस्ते को झपट्टा मारकर उठाया और सीढ़ियों की ओर भागा। वह जानता था कि अब यह सिर्फ एक जीर्ण शीर्ण घर नहीं है, यह एक कब्रिस्तान है और वह अनजाने में एक खूनी राज का हिस्सा बन गया है। मुख्य दरवाजे से बाहर निकलने से पहले उसने एक पल के लिए रुककर बस्ते में से वह नक्काशीदार लकड़ी का टुकड़ा निकाला। शायद यही वह पवित्र कलाकृति थी जिसका जिक्र कागजात में था। ये कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, ये अजीबोगरीब रूप से ठंडी थी और उसे छूते ही प्रतीक को दर्द की एक क्षणिक लहर महसूस हुई। जैसे ही उसने भागने के लिए दरवाजा खोला, उसकी नजर दूर अटारी के रोशनदान पर पड़ी। वहां कई काली आकृतियां खिड़की के पास खड़ी थीं और उनकी आंखें नफरत से चमक रही थीं। उन आकृतियों ने एक भयानक गूंजती हुई हंसी में चिल्लाना शुरू कर दिया। टेरिफाइंग रेजोनेंट लाफ्टर। प्रतीक ने दौड़ना शुरू कर दिया। वह अपनी कार तक पहुंचा, इंजन चालू किया और पूरी रफ्तार से उस शापित जगह से दूर चला गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसे यकीन था कि वह नक्काशीदार लकड़ी का टुकड़ा उसके हाथ में गर्मी पकड़ रहा है, जैसे वह आत्माओं को दूर रखने वाला एक ढाल हो। एक मुश्किल फैसला, a difficult decision। प्रतीक शहर के सबसे सस्ते मोटल में रुका। उसने रात भर चैन की नींद नहीं ली। उसकी मेज पर वह पुराना बस्ता, पांडुलिपियां और वह शापित कलाकृति रखी थी। उसे एहसास हुआ कि भाग जाना आसान है, लेकिन न्याय अभी भी नहीं हुआ है। वह जानता था कि वह उस घर को बेच नहीं सकता, न ही उसे ऐसे ही छोड़ सकता है। वह जानता था कि अगर उसने उस पवित्र कलाकृति को उसी घर में छोड़ दिया होता तो आत्माएं उसे तब तक चैन से नहीं बैठने देती जब तक कि वह उसे वापस न ला दे। अगली सुबह भय और कर्तव्य के बीच संघर्ष करते हुए प्रतीक ने एक साहसी, बोल्ड निर्णय लिया। उसने अपनी कार की डिग्गी से एक फावड़ा निकाला। वह वापस उस प्रेतवाधित घर की ओर चला गया। शांति का प्रयास, द अटेम्प्ट एट पीस। प्रतीक घर में हल्के उजाले में घुसा, जहां सुबह की रोशनी भी भयावह लग रही थी। वह सीधे उन पांडुलिपियों में बताए गए स्थान की ओर गया। मुख्य बैठक कमरे की चिमनी के ठीक नीचे। उसने फावड़े से जमीन खोदना शुरू किया। हर बार जब फावड़ा जमीन में टकराता तो दीवारों से एक मंद दबी हुई कराह सुनाई देती थी। कमरे में ठंड बढ़ती जा रही थी। गहरा खोदने पर फावड़ा एक नरम चीज से टकराया, मानव अवशेषों से। पांडुलिपियां सच्ची थीं। मालिक ने वास्तव में उन निर्दोष लोगों को वहीं दफनाया था। मैं इन लोगों का उत्तराधिकारी नहीं हूं। मैं आपके साथ हुए अन्याय के लिए दुखी हूं। मैं जानता हूं कि यह कलाकृति आपकी थी। मैंने इसे वापस ला दिया है। अब शांति पाइए। जैसे ही प्रतीक ने अंतिम फावड़ा मिट्टी का डाला, एक चमकीली सफेद रोशनी घर के चारों ओर फैली, जिसके साथ हवा का एक झोंका आया जिसने प्रतीक के बाल उड़ा दिए। वह रोशनी अटारी की ओर उठी और एक पल में गायब हो गई। दीवारों से आवाजें आना बंद हो गईं। चिमनी में से केवल शांत
स्थिर हवा का प्रवाह महसूस हुआ। घर अचानक अविश्वसनीय रूप से शांत हो गया। एक ऐसी शांति जो वर्षों से वहां नहीं थी। प्रतीक जानता था कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन शायद उसने आत्माओं को थोड़ी शांति दे दी थी। आगे क्या होता है? क्या प्रतीक घर को ठीक करके बेच देता है या वह इसे स्मारक के रूप में छोड़कर चला जाता है? क्या शांति सच में स्थायी है? वाह, प्रतीक ने न केवल भागने का रास्ता चुना बल्कि न्याय और प्रायश्चित का मार्ग चुना। यह एक बहुत ही संतोषजनक मोड़ है। अब कहानी को अंतिम रूप देते हैं। अंतिम निर्णय और स्थायी शांति, द फाइनल डिसीजन एंड लास्टिंग पीस। सफेद रोशनी के गायब होने और चुप्पी छा जाने के बाद प्रतीक ने थके हुए शरीर और शांत मन के साथ उस कमरे से बाहर कदम रखा। उसे लगा जैसे उसने वर्षों का बोझ अपने कंधों से उतार दिया है। भूत अब चले गए थे, लेकिन उनके पीछे छोड़ी गई दर्दनाक विरासत बाकी थी। प्रतीक जानता था कि इस घर को अब वह किसी लाभ के लिए बेच नहीं सकता। ऐसा करना उन लोगों के साथ फिर से विश्वासघात होगा जिन्हें उसने अभी अभी शांति दिलाई थी। उसने अगले कुछ सप्ताह एक शांत मिशन पर बिताए। उसने सबसे पहले चिमनी के पास खोदी गई जगह पर एक सादगीपूर्ण पत्थर का स्मारक बनाया, जिस पर केवल एक देशी कबीले का प्रतीक उकेरा गया था, जिसे उसने पांडुलिपियों में देखा था। यह उनके लिए एक श्रद्धांजलि थी जो अब हमेशा के लिए वहीं आराम कर रहे थे। घर का रूपांतरण, द हाउसेस ट्रांसफॉर्मेशन। प्रतीक ने बाकी की मरम्मत जारी रखी, लेकिन अब उसका उद्देश्य बदल गया था। वह घर को सुंदर बनाने के बजाय इसे पवित्र और सुरक्षित बना रहा था। उसने खिड़कियों से टूटी हुई लकड़ी हटाई, दीवारों की मरम्मत की और घर के आसपास एक छोटा बगीचा लगाया। जब घर का नवीनीकरण पूरा हो गया तो वह बाहर से भव्य और अंदर से हल्का और हवादार दिखता था, बिल्कुल वैसा ही जैसा वह सारा और टॉम को पहली बार लगा था, लेकिन अब भय से मुक्त था। प्रतीक ने घर बेचने की बजाय उसे शहर के ऐतिहासिक समाज, हिस्टोरिकल सोसाइटी को दान करने का फैसला किया। उसने यह शर्त रखी कि घर को कभी भी रिहायशी संपत्ति के रूप में नहीं बेचा जाएगा, बल्कि इसे स्थानीय इतिहास और संस्कृति के केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। उसने उन्हें पांडुलिपियों की प्रतियां भी सौंपी ताकि सच्चा इतिहास हमेशा याद रखा जा सके। विरासत, द लेगेसी प्रतीक उस शहर से चला गया, एक वास्तुकार के रूप में नहीं बल्कि एक पुनर्स्थापनाकर्ता, रिस्टोरर और न्याय दिलाने वाले के रूप में। और वह प्रेतबाधित घर, वह अब भी खड़ा है। अब अफवाहें बदल गई हैं। अब लोग वहां से भागते नहीं हैं। वे दूर से इसे देखते हैं और फुसफुसाते हैं कि यह घर अब शापित नहीं है बल्कि पवित्र है। जो लोग अंदर जाने की हिम्मत करते हैं उन्हें कोई भूत या चीखें नहीं मिलती, बल्कि एक गहरी सुकून भरी शांति मिलती है। वे कहते हैं कि घर की हवा में एक अजीब सी शांति है, जैसे कोई दुख भरी आत्मा आखिरकार मुक्त हो गई हो। और इस तरह सारा और टॉम की भयावह कहानी एक वीरान घर से शुरू हुई थी, लेकिन प्रतीक के साहस और दया के कारण यह विरासत और शांति की कहानी बनकर समाप्त हुई। कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह अंत कैसा लगा? यह कहानी भय से शुरू होकर बलिदान और शांति पर समाप्त हुई, जिसमें प्रतीक ने एक संकट मोचक की भूमिका निभाई।